हमने पिछले व्लॉग में आपसे जिक्र किया था कि इमरान खान साहब की डिज़ायर क्या है, वो करना क्या चाहते हैं और जो बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है इसकी वजह क्या है। फिर वो शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र क्यों कर रहे हैं, हमीदुर रहमान रिपोर्ट का जिक्र क्या कर रहे हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर होगा क्या। ये एक तज्जिया है जो हम आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ये आपकी सबसे बड़ी मदद है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आपको पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, अभी मुख्तसर सा आपको बता देते हैं और फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इमरान खान साहब चाहते क्या हैं, आखिर करना क्या चाह रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं, एक इस सवाल पे डिस्कस करेंगे आज। और 1971 और अब में फ़र्क क्या है, हमीदुर रहमान कमीशन क्या है, ये हो क्या रहा है, ये कंपैरिजंस क्या हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, इन तमाम पे तज्जिया लेंगे जावेद चौधरी साहब से। चौधरी साहब जनाब, हमीदुर रहमान रिपोर्ट का ताल्लुक 1971 के वाक़े के साथ है। पहले तो आप ज़हन में रखें कि जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से बहुत दूर था और जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोग हैं, जो बंगाली हैं, वो मगरबी पाकिस्तान के लोगों से कल्चर के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, हिस्ट्री के लिहाज से बहुत सुपीरियर थे। और आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि सब कॉन्टिनेंट में लोकल्स की दो सियासी जमातें बनी थी, एक कांग्रेस बनी थी और दूसरी मुस्लिम लीग बनी थी। और ये दोनों जमातें जो बंगालियों ने बनाई थी, ये बांग्लादेश के अंदर इनकी बुनियाद रखी गई थी, बंगाल के अंदर बुनियाद रखी गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बंगाली सियासी तौर पर कितने ज़्यादा बालिग थे। दूसरा, जितनी सब कॉन्टिनेंट के अंदर तहरीकें चली हैं आज़ादी की, वो सारी की सारी बंगालियों ने चलाई थी। मसलन जो मंगल पांडे था, उसका ताल्लुक बंगाल रेजिमेंट के साथ था। तो वहाँ जो 1978 की जंग हुई थी उसका आगाज़ भी बंगालियों ने किया था। यानी बंगाली रेजिमेंट थी जिसमें सबसे पहले ये आवाज़ उठी थी कि ये जो आप हमें कारतूस दे रहे हैं उसके ऊपर चर्बी लगी हुई है और ये चर्बी या सूअर की चर्बी है या फिर गाय की चर्बी है, और अगर ये गाय की चर्बी है तो हिंदू इसको मुँह में छीलेगा नहीं। आपको पता होगा कि उस वक्त ऐसे होता था कि जो कारतूस होता था वो उसके अंदर बारूद डाला जाता था, बारूद डाल के और फिर उसको लोड किया जाता था बंदूक के अंदर, लोड करके उसके अंदर फिर लोहे के सिक्के होते थे, गोल से गोलियां होती थी जो उसके अंदर ठूंसी जाती थी, उसे तोड़ेदार बंदूकें कहते थे। अब ये जो उस वक्त के कारतूस से ये इंग्लैंड से आते थे और इंग्लैंड से आने की वजह ये थी कि यहाँ पे कोई लोकल ऐसा कारखाना नहीं था कि जहाँ पे ये बारूद बनाया जाता, और ना ही लोकल वो बनाना चाहते थे गोरे, ताकि सब कॉन्टिनेंट के लोगों को ये टेक्निक ना आए। उस वक्त यहाँ पे भी लोग घोड़ों के ऊपर, हाथियों के ऊपर, तलवारों के साथ और नेज़ों के अंदर और भालों के साथ लड़ते थे। बंदूक यहाँ पे किसी के पास थी नहीं, तो गोरा नहीं चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, इसलिए ये इंग्लैंड के अंदर बनते थे। और जब इनको शिप किया जाता था वहाँ से, तो शिपों के अंदर, जहाज़ों के, बहरी जहाज़ों के अंदर लाए जाते थे। अब बहरी जहाज़ का सफ़र जो 6 महीने का होता था और उसमें ज़ाहिर ह्यूमिडिटी होती थी, तो अगर उसको बारूद को आप वैसे लेके आते थे तो वो गीला हो जाता था। जब गीला होता था तो वो कारतूस चलता नहीं था। तो उस कारतूस को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इंग्लैंड के अंदर ही उसके ऊपर एक चर्बी चढ़ा दी जाती थी, मोम चढ़ा दी जाती थी। आप समझे कि प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ा दी जाती थी ताकि नमी इसके ऊपर इफेक्ट ना करे। और फिर वो डब्बों में भर के, बड़े बड़े क्रेटों में भर के यहाँ लाई जाती थी और उसके बाद जब सिपाहियों के पास रखा जाता था तो वो पहले कारतूस उठाते थे, उसको मुंह से, दांत से खींचते थे और उसके ऊपर से चर्बी की लेयर उतार के और फिर उसके अंदर से बारूद निकाल के उसको बंदूक के अंदर भरते थे। भरने के बाद उसके अंदर फिर सिक्का डालते थे या फिर एक गोली डालते थे और उसको आपने देखा होगा पुरानी बंदूकों में फिर उसके ना बाकायदा पीछे दबाया जाता था, उसको एक रॉड होता था, उसे दबा के प्रेस करके फिर उसको चलाते थे। तो बड़ी मुशक्कत वाली बात थी। तो उस ज़माने में जब ये सबसे पहले ये बारूद आया जिसके ऊपर लेयर थी, तो बंगालियों ने सबसे पहले एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर तो चर्बी है और ये या तो सूअर की चर्बी है या फिर गाय की चर्बी है। और उस वक्त आधे हिंदू होते थे, आधे मुसलमान होते थे फ़ौज के अंदर। तो मंगल पांडे जो था उसका ताल्लुक भी बंगाल के साथ था, वो बंगाली रेजिमेंट थी। तो पहली बगावत जो थी वो बंगाली रेजिमेंट ने की। फिर जो वायसराय की गाड़ी के ऊपर पहला बम फेंका गया था, लोकल ने बम बनाया और उसके बाद वायसराय की गाड़ी के ऊपर फेंक दिया, वो भी बंगालियों ने फेंका था। और जो सियासी तहरीकें शुरू हुई थी वो भी सारी बंगालियों से स्टार्ट की थी। तो बंगाली ज़हनी तौर पर इतने ज़्यादा आगे थे। फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट में जब हमारे इल्लामा इकबाल साहब अभी अपनी शोहरत की के पहला मरहला तय कर रहे थे, सिर्फ पंजाब के अंदर उनकी शायरी उस वक्त पढ़ी जाती थी, सुनी जाती थी। उस वक्त एक बंगाली शायर ने बाकायदा नोबेल प्राइज़ हासिल कर लिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग, वो बंगाली जो कितने ज़्यादा ज़हनी तौर पे आगे थे, कितने ज़हनी तौर पे बालिग थे। तो बंगाली फिर उसके बाद पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बन गया तो बांग्लादेश के लोग या मशरक़ी पाकिस्तान के लोग अक्सरियत में थे।
उनकी तबीयत के अंदर सादगी बहुत ज़्यादा थी। उनके सारे लीडर कैंची चप्पल पहन के यहाँ इस्लामाबाद के अंदर या कराची के अंदर फिरते होते थे और एक एक कमरे में 6-6 लोग रहते थे, उनको कोई एतराज़ नहीं होता था। ज़मीन के ऊपर बैठ के वो खाना खाते थे, धोतियाँ वो बांधते होते थे। तो इतने ज़्यादा सादगी थे उनके अंदर, बहुत ज़्यादा करैक्टर के लिहाज से बड़े तगड़े थे। और इस साइड पे जितने मगरबी पाकिस्तान में लोग थे, ये सारे साहब लोग होते थे, ये सूट पहनते थे गर्मियों के अंदर भी। फिर एक साहब जो होता था उसके आगे भी गाड़ी चलती थी, फिर पीछे भी गाड़ी चलती थी। उस वक्त तो डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी के ऊपर भी झंडा लगता था। अच्छा। और उनके दफ्तर के सामने भी बरामदा होता था, बरामदे के अंदर एक बेंच होता था जिसके ऊपर किसी को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी और जिसके ऊपर वो मेहरबानी करते थे डिप्टी कमिश्नर साहब, उसके ऊपर वो बैठ जाता था। तो जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के अंदर जो कल्चरल फ़र्क था वो बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इसलिए जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोग हैं उनको मगरबी पाकिस्तान के लोगों के साथ जलन होने में बड़ा टाइम लगा, बड़ी तकलीफ थी। दूसरा, मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान इंडिया आता था, पूरा आपको इंडिया क्रॉस करके आपको ढाका जाना पड़ता था और वहाँ पे हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा थी मशरक़ी पाकिस्तान में। ये शायद आप जान के आप हैरान होंगे कि बड़ी अक्सरियत थी वहाँ पे, कोई 28% तो हिंदू होते थे वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जो ये इनकलाब आया था मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी वजह सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान या 1971 नहीं था, एक कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था और इतना ज़्यादा डिफरेंस था कि वो आने वाले दिनों में बढ़ता चला गया। बल्कि बंगाली ये कहते थे कि जब हम अक्सरियत में हैं तो ज़ुबान तो हमारी होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में, तो आप बंगला ज़बान के बजाय आप लोगों ने उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान बना दिया। तो पहला जो वहाँ पे डिफरेंस पैदा हुआ था वो बंगला ज़बान की वजह से हुआ था और फिर फासले थे, फिर इंडिया था, फिर इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की थी। तो अल्टीमेटली जो मशरक़ी पाकिस्तान गया उसकी वजह याहिया खान या शेख मुजीबुर रहमान नहीं थे, ये तो इनके मत्थे लग गया ना। एक कल्चरल डिफरेंस था जिसका ताल्लुक बहुत पुराना था, जिसका ताल्लुक आज के साथ नहीं था। फिर जो बंगाल है ये कभी भी किसी का हिस्सा नहीं रहा, ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है। तो मगरबी पाकिस्तान के साथ चलना उसका इतना आसान काम नहीं था। अब इसीलिए देख लें वो तो वहाँ पे इंडिया के साथ नहीं चल पा रहे। तो बहरहाल 1971 का सानहा हुआ, जब वो हुआ फिर उसके बाद जो हमीदुर रहमान थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उस वक्त, और ये आप जान के हैरान होंगे कि उनका ताल्लुक बांग्लादेश के साथ था, वो बंगाली थे। तो जब मशरक़ी पाकिस्तान बना तो उन्होंने बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया, वो यहाँ पाकिस्तान में रहे और उसके बाद लाहौर के अंदर वो उनका इंतकाल हुआ था। लाहौर में मदफून है वो, बाकी ज़िंदगी उनकी लाहौर में गुजरी थी जब उनकी सर्विस ख़त्म हुई। तो उनकी सरबराही में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक कमीशन बनाया था और उन्होंने 1971 के जो इश्यूज़ थे उन सब के ऊपर सबका इंटरव्यूज़ किया था। उसके अंदर नेवी के लोग थे, उसके अंदर फ़ज़ाइया के लोग थे, उसके अंदर पाक फ़ौज के लोग थे, फिर उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स थे, फिर उसके अंदर बिजनेसमैन थे, फिर उस वक्त के इंटेलिजेंसिया प्रोफेसर्स थे। उन सब के उन्होंने इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट बड़ी जामिया थी और मैं ये समझता हूँ कि उस रिपोर्ट को बाकायदा इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए था और पब्लिक भी होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ थी, सिविल मिलिट्री के ख़िलाफ़ थे, वो पाकिस्तानी सियासतदानों के ख़िलाफ़ थी, वो पाकिस्तान के जागीरदारों के ख़िलाफ़ थे, तो उस वक्त जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान तबका था उसने फिर इसको ओपन नहीं होने दिया, क्योंकि सबको ये महसूस हुआ कि अगर इस रिपोर्ट की बुनियाद पे कोई रूल बन गया, कोई लॉ बन गया, कोई कानून बन गया, तो फिर पाकिस्तान के अंदर हम याशी नहीं कर सकेंगे, फिर ये जो इख्तियार है, जो इक़्तिदार है, उसको हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो उस वजह से वो रिपोर्ट पर खुफिया रही। फिर सन 2000 में उसके कुछ हिस्से यहाँ से स्मगल होकर इंडिया के अंदर छपे। जब उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, जब उन्हें ये पता चला कि ये इंडिया के अंदर रिपोर्ट छप गया, तो फिर उन्होंने इस रिपोर्ट को ओपन करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उसके कुछ वॉल्यूम, 1 या 2 वॉल्यूम से जो आज भी जिनके ऊपर पाबंदी है कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं छप सकते, उसके अलावा सारी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई थी। मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। हमारी साइड पे ये हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें कुछ लोगों को मुर्दरे इल्ज़ाम ठहराया गया कि इनमें ये मसाइल थे, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि उस साइड से कोई मसला नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं थी, उधर से कुछ गलत नहीं हो रहा था बांग्लादेश वाली साइड से? नहीं, देखिए, शेख मुजीबुर रहमान साहब ने, क्योंकि वो बड़े पॉपुलर हो गए थे, वो इतने पॉपुलर हो गए थे जितने इमरान खान साहब पॉपुलर, ये बात दुरुस्त है। और उनके लोग उनके पीछे वाकई जान देने के लिए तैयार हो जाते थे, और जब वो कहते थे खड़े हो जाओ, सारा बांग्लादेश खड़ा हो जाता, वो कहते बैठ जाओ, सारा बांग्लादेश बैठ जाता था। और जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो उनका फार्मूला था, वो उसके बाद इल्ताफ़ हुसैन साहब ने कॉपी किए थे। और इल्ताफ़ हुसैन साहब को आप देखेंगे, वही कहते थे खामोश, और सब पे सख्ता तारी हो जाता था। कहते थे तालियां बजाओ, सारे तालियां बजाते रहते थे उस वक्त तक, जब तक वो कहते थे बंद कर दो, उस वक्त तक ताली बजती रहती थी। तो उसको फिर इल्ताफ़ हुसैन साहब ने कॉपी किया था, वही टेरर उन्होंने फैलाया, वही उन्होंने अपनी कौम के अंदर एक जिसको सो कॉल्ड बेदारी कहते हैं, वो उन्होंने पैदा कर दी। और फिर उसको तीसरे जो लीडर हैं वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने उसको ठीक कैटर किया और सेम उसी तरह उसी पैटर्न पे उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए, एक कल्ट बनाया पाकिस्तान के अंदर। तो अब इमरान खान साहब जो है ना, वो हम तो उस तरफ आते हैं कि क्या चाहते हैं, लेकिन ये जो बार बार मुजीबुर रहमान का जिक्र कर रहे हैं और साथ हमीदुर रहमान रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब जब जेल गए हैं
तो उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी वहाँ पे। तो उन्होंने सानिया मशरकी पाकिस्तान पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और किताबें पढ़ के तो उन्हें ये महसूस हुआ कि ये एक नैरेटिव है जैसे आज तक पाकिस्तान के अंदर टच नहीं किया गया, और अगर हम ये करें तो इस्टेब्लिशमेंट को आग लगेगी, उनको तकलीफ होगी, वो एक अजियत का शिकार होंगे। तो उन्होंने फिर इस अजियत का शिकार करने के लिए ये सारा मामला खोला, और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि वो आजकल वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हमूदुर रहमान रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं, 1971 से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान साहब से मुतल्लिक चीज़ें भी पढ़ रहे हैं, भुट्टो साहब से मुतल्लिक चीज़ें भी पढ़ रहे हैं। तो जब आप किसी एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको पूरी दीवार के ऊपर वही चीज़ें लिखी हुई नज़र आती हैं। तो वो सामने जो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है वो इमरान खान साहब इस वक्त उसको पढ़ के तो वो बोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरी जो सवाल आपका कि अब इमरान खान साहब चाहते क्या हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब हीरो रहे हैं पूरी ज़िंदगी, तो वो एक हीरोइक डेथ चाहते हैं, जो मुझे उनका जो फील हो रहा है ना उनमें से, वो चाहते हैं कि उनके साथ जो भी हो बस वो एक हीरोइक डेथ होनी चाहिए उनकी ना, जो मेरा ख्याल है गलत कॉन्सेप्ट है। और इसमें वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कॉपी करना चाहते हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब पाकिस्तान आ रही थी 2007 में तो उनको सब लोगों ने रोका था। उस वक्त वहाँ पे भी थ्रेट्स के बारे में बताया गया था उनको कि थ्रेट्स हैं, आप पाकिस्तान ना जाएं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगी और मैं पाकिस्तान के अंदर रहूँगी। और उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि वो ये चाहती थी कि अगर वो दुनिया से रुखसत हो तो एक हीरो की तरह रुखसत हो, और वो भी एक हीरो की डेथ चाहती थी। उसकी वजह ये थी कि जब उन्होंने अपने केसेस से बचने के लिए सालम ले ली थी तो उसके बाद उनकी पार्टी जो थी भी डाउन थी पाकिस्तान में, और लोग एतराज़ करते थे उनके ऊपर कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया, वो मुल्क से बाहर चली गई, उनको नहीं करना चाहिए था, भुट्टो की बेटी को भुट्टो की बेटी बनना चाहिए था वगैरह वगैरह। उस दाग को धोने के लिए वो पाकिस्तान आए और बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने 2007 का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जनाब मुशर्रफ के साथ वो उन्होंने तोड़ा, और जब भी उनको जलसे थे रोका जाता था उस जलसे में वो ज़रूर जाती थी और वहाँ पे वो डट के बात करती थी। और फिर यही हुआ जिसका अंदेशा था, वो उनके ऊपर असैसिनेशन हुई और उसके बाद वो शहीद हो गई, दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन वो फिर एक हीरो की तरह उनका जनाजा हुआ। फिर आज भी वो पाकिस्तान की हीरो हैं, हर औरत की, बल्कि हर पॉलिटिकल वर्कर की हीरो हैं। तो इमरान खान साहब के ज़हन में कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने दुनिया से रुखसत होना है तो मुझे उस तरह रुखसत होना चाहिए। लिहाजा हर वो हरकत कर रहे हैं कि जिससे उनको सज़ा हो सकती है, जिससे उनको खौफनाक सज़ा हो सकती है, जिससे उनको उस इंजाम तक पहुंचाया जा सकता है जिससे इंजाम पे अमूमन इस टाइप के लोग जो हीरो बनना चाहते हैं वो पहुंचना चाहते हैं। तो मुझे महसूस होता है कि इमरान खान साहब की जो साइकोलॉजी है उसके अंदर एक हीरोइक डेथ है, और वो चाहते हैं कि वो उस तरह हो, और वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि जिसमें उनको नुकसान नहीं हो सकता। तो वो हर किस्म का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है ये। ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल, जिसमें मतलब एग्री या डिसएग्री करने से बेहतर ये होगा मेरा ख्याल कि आवाम पे हम ये छोड़ देते हैं ठीक कि आवाम अपने कमेंट में भी इस चीज़ का थोड़ा इजहार करें कि उनके ख्याल में खान साहब आखिर चाहते तो एक नफ्सियाती बीमारी है बेसिकली, एक नफ्सियात होती है। ये मैं ये नहीं कह रहा कोई प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है, लेकिन एक नफ्सियात होती है इंसान की। मतलब उन्होंने शुरू से फेम देखा अपनी जिंदगी में। वो चाहते हैं कि जैसी लैविश लाइफ गुजारी है तो उनका आखिर तक सब कुछ वही स्टारडम कायम रहे। आपने देखा नहीं, जो एक्टर्स होते हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं, और जब उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही होती है तो क्या करते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से वो मीडिया के अंदर इन रहे। तो ये जितने हीरोज़ होते हैं, वो फिल्म का हो, वो नावल का हो, वो फोक विजडम का हो, वो सियासत का हो, वो किसी का भी हो, वो आखिर वक्त तक कोशिश करता है कि वो लाइमलाइट में रहे। तो इमरान खान साहब पूरी ज़िंदगी लाइमलाइट में रहे हैं, लिहाजा वो नहीं चाहते कि एक दिन भी उनकी ज़िंदगी का ऐसा गुजरे कि जिसमें वो लाइमलाइट से बाहर हो, या वो टेलीविज़न पे डिस्कस ना हो, सोशल मीडिया पे डिस्कस ना हो, या लोगों के जो महफिलें हैं उसके अंदर डिस्कस ना हो। तो वो ये चाहते हैं कि अगर उनका इख्तिताम भी हो तो वो उसी तरह होना चाहिए जिस तरह वर्ल्ड कप लेके आए थे वो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा और थोड़ा सा इससे मुख्तसर रखिएगा जो सब के मौजूदा दौर का और 1971 के दौर का कंपैरिजन करना, उस वक्त के हालात, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो दूर था और उसकी सरहद इंडिया के साथ मिलती थी और ज़्यादा इंडिया के साथ मिलती थी। मगरबी पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक़ कोई नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज दोनों बराबर थी, और जो लोकल लोग थे वो सारे खिलाफ हो गए हुए थे। अगर खैबर पख्तूनख्वा को मशरक़ी पाकिस्तान समझा जाए तो ये टोटल गलत है, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान के लोग मगरबी पाकिस्तान के साथ नहीं चलना चाहते थे, जबकि सारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो उनका कारोबार पंजाब के साथ है, लोग स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट भी ख़िलाफ़ नहीं, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी ख़िलाफ़ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ इमरान खान साहब जो उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं, वो सारे भी नहीं हैं, कुछ लोग हैं
जो इस नज़रिए को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी साइड पे वहाँ पे अफ़गानिस्तान है, और मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई एक शख्स जो अफ़गानिस्तान का शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट इस वक्त लेना चाहता हो, या फिर क्या अफ़गानिस्तान के पास इतनी रकम है कि वो फैसिलिटेट कर सके खैबर पख्तूनख्वा को, या खैबर पख्तूनख्वा नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करे टूट के अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए इस वक्त, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक पॉसिबिलिटी है। तो ये अगर एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है तो ये सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है, इसके अंदर रियलिटी नहीं है, और बेसिकली मकसद सिर्फ प्रेशर क्रिएट करना। ठीक, नाज़रीन आपने आज का व्लॉग सुना और बड़ी मज़े की बात बताई चौधरी साहब ने यहाँ पे कि इमरान खान साहब बैठे किताबें पढ़ रहे हैं। ये उन किताबों का असर है जो शायद देखते हैं कुछ अरसे तक चलता है, लंबा चलता है, फैसला आपने खुद करना है व्लॉग देख के। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।